हाजिर हैं हम हेलो मनी 9 के साथ। पर्सनल फाइनेंस के इस सेशन में हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को दुरुस्त रखने के लिए अपने एक्सपर्ट की सलाह सीधा आप तक लेकर आते हैं। आप पर्सनल फाइनेंस में जहां पर भी फंस रहे हों उसकी चिंता छोड़िए, भेजिए अपना सवाल मनी 9 के पास। मैं हूं प्रियंका संभव, हर शाम को 4 बजे आपके साथ लाइव रहती हूं और आज का सेशन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि हम आपके लिए निवेश का एक ऐसा आइडिया लेकर आए हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आप निवेश करें या ना करें, यह आपका फैसला है। आप होता क्या है कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन जब इक्विटी बाजार डावाडोल हो तब क्या होता है, पोर्टफोलियो में नुकसान हो जाता है। अगर आप सिर्फ इक्विटी में निवेश करते हैं तो डेट में निवेश करेंगे तो इक्विटी का फायदा आपको कब मिलता है, और जब इक्विटी और डेट दोनों दबाव में रहते हैं और चलते नहीं है तब गोल्ड जैसे एसेट का फायदा मिलता है। और हर साल हमने देखा कि अलग अलग एसेट क्लास का परफॉर्मेंस जो है वो बदलता रहता है। लेकिन एक रिटेल निवेशक यानी मैं और आप ना बाजार के मूड का हिसाब किताब लगा सकते हैं, ना हमारे पास इतना समय होता है। इसलिए एक ऐसा निवेश जिस पर हम आज बात करने वाले हैं जो आपको अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करवाता है। बाजार की वॉलेटिलिटी में इस तरह का निवेश आपकी रिटर्न की नैया को कितना पार लगा सकता है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। मल्टी एसेट फंड है हमारा टॉपिक। इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, क्या आपके निवेश की स्ट्रैटेजी में ये फिट बैठती है, इन दोनों पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ हैं दो खास मेहमान। चिंतन हारिया को मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगी, हेड है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के आईसीआईसीआई प्रू एसेट मैनेजमेंट से, और वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मेरे साथ हैं जो पोर्टफोलियो स्पेसिफिक जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि कब आपको मल्टी एसेट फंड जैसा फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। थैंक यू सो मच चिंतन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपके मल्टी एसेट फंड ने 21 साल पूरे किए हैं। और बधाई देने के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें रिटर्न किस तरह का मिला है। अगर किसी ने इस फंड में शुरुआत में जब ये 21 साल पहले लॉन्च हुआ था 10,000 रुपए की वो सिप करते तो इस साल सितंबर तक उनका कुल निवेश 25 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका होता। यानी एक जो कैगर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 17.5% का रिटर्न मिला है। अब इसी निवेश को अगर कोई लमसम करता है, यानी 21 साल पहले जब लॉन्च हुआ तो 10 लाख रुपए का लमसम निवेश कर देता, तब देखिए उनका निवेश किस तरह से बढ़ता। तब इनका निवेश बढ़कर 5,49,00,000 हो जाता है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो आईसीआईसीआई का है, जो अपने 21 साल सेलिब्रेट कर रही है, इसका जो कुल एयूएम है यानी इसमें कितना निवेश आया वो है 24,060 करोड़ रुपए का, और ये मल्टी एसेट फंड कैटेगरी में आने वाले निवेश का 57%, यानी बिग पाई है यहाँ पर आईसीआईसीआई के पास इस कैटेगरी में। चिंतन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो ये मैफ के रिटर्न हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जो कैगर अगर 17% का सिप निवेश में किसी को मिला है तो बढ़िया रिटर्न है। क्या हम कह सकते हैं कि मल्टी एसेट फंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको शॉर्ट रिटर्न देगा? शुक्रिया प्रियंका, आपके सभी श्रोताओं को दिवाली की शुभकामनाएं। हम शायद दिवाली के पहले ही मिल रहे हैं, दिवाली के बाद अभी मिलना होगा। अगर हम मल्टी एसेट फंड्स की अगर बात करें तो ये ऐसे फंड्स है जैसे कि आपने कहा जो इक्विटी, डेट, गोल्ड का मिश्रण है। और अगर आपने कहा लंबी अवधि, तो अगर हम भारत में लंबी अवधि की बात करें तो 5 साल, 7 साल, 10 साल अगर उतना पैसा आप रखते हो भारत में, तो वैसे भी इक्विटी मार्केट्स और डेट मार्केट्स में पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है। मल्टी एसेट में आपको एक बेनिफिट वो मिल जाता है कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ, जैसे कि आपने कहा कि कितना प्रतिशत इक्विटी होना चाहिए, कितना प्रतिशत डेट, इक्विटी में कौन से सेक्टर में निवेश होना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में निवेश होना चाहिए, कौन से स्टाइल में निवेश होना चाहिए, और फिर गोल्ड को एक ऐसा फिलर, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस वगैरह भी निवेश हो सकता है उसमें। तो एक अच्छा मिश्रण है। और इसीलिए हाँ, अगर आप लंबी अवधि के लिए अपना निवेश करना चाहते हो तो हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी और मल्टी एसेट फंड कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा होना चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा साउंड बेस बने आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। जरा सा इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझाइए। हम देख रहे हैं एसेट क्लास में इसमें रियल एस्टेट भी है, गोल्ड भी है, डेट भी और इक्विटी है। सबसे ज़्यादा चंक आप लोगों ने इक्विटी को ही डिवोट भी किया हुआ है। लेकिन बाजार जब वॉलेटाइल होते हैं तो किस तरह से ये इक्वेशन बदलता है और अब ये किस तरह से काम करता है, ये कैसे बाजार के वॉलेटाइल बाजार को ये कैसे फेस करता है? रेगुलेशंस के हिसाब से मल्टी एसेट फंड वो फंड कैटेगरी है जहां पर न्यूनतम 10% हिस्सा होना चाहिए किसी भी 3 एसेट क्लास में।
तो आप आमतौर पर देखोगे तो इक्विटी, डेट और कमोडिटीज में न्यूनतम 10%। ज्यादा से ज्यादा आप 80% किसी एक में रख सकोगे, क्योंकि बाकी दो में आपको 10% रखने हैं। जनरली इक्विटी टैक्सेशन के लिए भारत में आपको मिनिमम 65% इक्विटी रखना पड़ता है, जो ग्रॉस इक्विटी लेवल पे है। तो इसलिए आप देखोगे कि और 5, 7, 8 साल अगर आप पैसा रखते हो मार्केट में, इक्विटी एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। क्या वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है? वो वॉलेटिलिटी को कम करने की जो कोशिश रहती है फंड मैनेजर की, वो सही सेक्टर और सही स्टॉक सिलेक्शन से वॉलेटिलिटी कम करने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें मल्टी एसेट फंड की, तो अगर आपको इक्विटी टैक्सेशन चाहिए तो 65% ग्रॉस इक्विटी होता है, बाकी का आपको इक्विटी, डेट और कमोडिटीज, और जैसे कि आपने कहा रीट्स और इन्वेट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी निवेश कर सकते हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्ट में इक्विटी टैक्सेशन के साथ आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है मल्टी एसेट फंड में सभी सेक्टर, सभी तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का, इक्विटी, डेट, रीट्स, इन्वेट्स और कमोडिटीज। और इसीलिए जितनी लंबी अवधि के लिए आपको पैसा रखना है आप रख सकते हैं। जो रिस्क इक्विटी का है उसको कम करने की कोशिश फंड मैनेजर करते हैं, इक्विटी को कम भी ला सकते हैं आर्बिट्राज फंड्स के, आर्बिट्राज के द्वारा। तो एक अच्छा मिश्रण है। और आज के दौर में जहां पर टैक्सेशन रूल्स थोड़े बदल चुके हैं डेट फंड्स के लिए और कमोडिटी फंड्स के लिए, एक अच्छा मिश्रण मल्टी एसेट फंड में इक्विटी टैक्सेशन के द्वारा आपको मिल जाता है। अलग अलग मल्टी एसेट फंड के अलग अलग टैक्सेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग जो निवेश है। एक्सपोजर्स है, अंडरलाइंग निवेश है। पर इक्विटी टैक्सेशन वाले मल्टी एसेट फंड में आपको सभी का एक फायदा एक साथ मिल जाता है। Okay, right. So that quite a lot answers my next question, taxation, कि ये इक्विटी टैक्सेशन है कम से कम आपके फंड में, पर इट विल डिपेंड कि आप वो जो भी फंड है मैफ में अगर वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा झुका होगा तो इक्विटी टैक्सेशन, और उसके लिए 65% तक जो है इक्विटी में होना चाहिए। ये सर, अब ये बताइए आपको कैसा लगता है ये मल्टी एसेट फंड, एक ही बास्केट में आपको बहुत सारे तरह तरह के एसेट कैटेगरी में निवेश करने का मौका दे रहा है, रिटर्न की गारंटी हम इसे मान सकते हैं कि मिलेगा रिटर्न हमें? देखिए प्रियंका, जहां तक हम मल्टी एसेट फंड की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसा डेफिनेशन बताती है कि इसमें एक से ज्यादा एसेट क्लासेस हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है। और जैसे कि सेबी रेगुलेशन है उसमें कहा गया है कि भाई कम से कम 10% एलोकेशन जो है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में होनी चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा दो इंपॉर्टेंट चीजें आई थिंक एज एन इन्वेस्टर देखने की जरूरत है। एक तो ये कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, क्योंकि आप थोड़ा सा पैसा भी लगाते हैं तो आपका पैसा, अगर हम एक एसेट क्लास की बात भी करें तो भी डिफरेंट सिक्योरिटीज, डिफरेंट सेक्टर्स, उस तरह से लगता है। दूसरा, विद इन दैट जब आप मल्टी एसेट फंड में लगाते हो, जैसा हमने कहा कि 3 मिनिमम एसेट क्लासेस तो होंगी ही उसमें, तो उसमें जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन वहां पे मिलता है। सबसे बड़ा चैलेंज एज एन इन्वेस्टर आपके लिए होता है एसेट एलोकेशन। काफी निवेशकों के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता है। उनको ये पता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि हम किस तरह से एसेट एलोकेशन बनाएं। ऑब्वियसली उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट अगर आप बहुत ज्यादा, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो एसेट एलोकेशन थोड़ा सा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज होता है उसको रीबैलेंस करना, क्योंकि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एसेट एलोकेशन से कंफर्टेबल हैं और जब वो बदलाव होता है उसमें, मार्केट गिरने के समय या ऊपर जाने के समय, स्पेशली ओवर द लॉन्गर टर्म, तो उसको रीबैलेंस करना उतना भी जरूरी है। अब उसमें भी दो तीन चैलेंज होते हैं आपके पास। एक तो आपको ये नहीं पता कि किस समय करना है, वो टाइमिंग की बात होती है। वो जब आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हैं विद इन मल्टी एसेट फंड, तो वो मार्केट का देख के कौन सा एसेट क्लास अच्छा कर रही है उस हिसाब से करते हैं। दूसरा, वो टैक्स एफिशिएंट नहीं होता अगर आप खुद से करें बार बार। यहाँ पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे कर रहे हैं और आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि आपने कोई एक्शन अपने 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 लेवल पे नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि जो निवेशक अपने प्रोसेस को सिंपल रखना चाहते हैं, उनको लगता है फॉर डिफिकल्ट एट डिसीजन मेकिंग, वहां पे उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एज ए कैटेगरी ये काफी अच्छी कैटेगरी है। लेकिन उसकी यूटिलिटी कैसी है वो डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, किस लेवल का आपका पोर्टफोलियो है, कितना एक्सपीरियंस है। Right. ये नहीं कह सकते कि मल्टी एसेट फंड में डाला तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, बट ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी साबित हो सकती है उन निवेशकों के लिए जिनको एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग में मदद की जरूरत है। तो चिंतन सर, किस तरह के इन्वेस्टर के लिए मल्टी एसेट फंड एक राइट
स्कीम हो सकता है। जैसा कि हेमंत सर ने कहा कि ये सबके लिए नहीं है। आप एसेट एलोकेशन जो है वो की रहता है जब भी हम निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में करें, कहीं भी करें, हमें अपने एसेट एलोकेशन पर नज़र रखना होता है। और मुझे लगता है आप बहुत पैशनेटली फील भी करते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। तो पहला सवाल ये कि किस तरह के निवेशक और एसेट एलोकेशन इसमें जो है वो आप इसे कैसा, इस मिक्स को किसके लिए राइट मान रहे हैं? पिछले कई सालों से हमने काफी कोशिश की है कि जो बाय हाई सेल लो का प्रॉब्लम था लोगों का, कि आप बाजार अच्छी चल रही है तो आपने ज्यादा पैसा लगा दिया, बाजार खराब चल रही है तो आपने पैसा निकाल लिया, उसके सोल्यूशन लाए। तो हमने पूरी श्रृंखला लाई है जो फंड्स के है, इक्विटी सेविंग्स फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड, ताकि अलग अलग टाइप के निवेशक जिनको अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स के साथ फंड चाहिए आप उसमें निवेश कर सके। पर स्पेसिफिकली अगर मल्टी एसेट फंड की बात करूं, तो जैसे कि मैंने कहा, हर इन्वेस्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके पोर्टफोलियो का साइज कितना है, उनके पास 50% मल्टी एसेट फंड अगर हो, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि बहुत कम ऐसे निवेशक हैं जिनके पास 100% इक्विटी होता है या 100% डेट। 100% डेट वाले फिर भी मिल जाएंगे, पर 100% इक्विटी या 70-80% इक्विटी वाले निवेशक कम मिलते हैं। सभी के पास डेट होता है, सभी के पास थोड़ा गोल्ड होता है, सभी के पास थोड़े रियल एस्टेट होते हैं। तो एक पूरा मिश्रण आपको एक इंस्ट्रूमेंट में मिल रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि सभी तरह के निवेशक, छोटे से छोटे निवेशक, बड़ी कॉर्पस वाले निवेशक, उनके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड एक अच्छा फिट बैठता है। और लंबी अवधि के लिए उनको इक्विटी, डेट, गोल्ड सभी का जो फायदा मिल सकता है एक इंस्ट्रूमेंट में, उसके वजह से मल्टी एसेट फंड सभी के लिए है हमारे हिसाब से। और पूरा जो कैटेगरी है, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, हर निवेशक के पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। हमारी कोशिश जारी है कि जितने निवेशक हो सके हम इनमें शामिल कर सके और अच्छी तरीके से फंड मैनेज कर सके, ताकि उनका एक्सपीरियंस लंबी अवधि में अच्छा हो। ओके, सो आप कह रहे हैं कि सभी के पोर्टफोलियो में इसके लिए जगह हो सकती है, एंड आई एम श्योर इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश होना चाहिए। पर आपने हाइब्रिड कैटेगरी की क्योंकि बात की है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हाइब्रिड कैटेगरी में बहुत तरह तरह के स्कीम्स हैं। बैलेंस एडवांटेज, अगेन वो आपको इक्विटी और डेट का बहुत अच्छा मिश्रण देता है। मैफ है, एक मैफ जैसा जो फंड होता है, यानी कि मल्टी एसेट फंड, अलग अलग एसेट में निवेश कर रहा है, ये किस तरह के निवेशक के लिए सही है? एक अग्रेसिव इन्वेस्टर, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो रिस्क मीडियम लेना चाहता है, उनके लिए अच्छा है? आप किस तरह के निवेशक के लिए से राइट प्रोडक्ट मान रहे हैं? क्योंकि मल्टी एसेट फंड में इक्विटी का थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा रहता है, तो जिन निवेशकों के पास थोड़ा ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उनके लिए मल्टी एसेट फंड। अगर आपके पास थोड़ा कम रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो बैलेंस एडवांटेज फंड, और आपको उससे भी कम रिस्क लेना है तो इक्विटी सेविंग्स फंड। तो उस हिसाब से जो श्रृंखला है हर एक कैटेगरी की, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पर अगर आपने भारत में 5, 7, 8 साल के लिए पैसा इक्विटी में रखा या किसी भी इक्विटी में प्रोडक्ट में रखा, और खास तौर पर अगर इक्विटी में करेक्शन आता है और बाजार सस्ता होने पर आपने और ऐड किया, तो मुझे नहीं लगता आपको चिंता करने की जरूरत है रिस्क की, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ भारत का जो है उसके साथ आपको फंड में फायदा देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको वो ध्यान रखना है कि आप जब भी बड़ा करेक्शन हो अगर मार्केट में, तो और खरीदिए, तो आपको भारत के ग्रोथ के साथ ग्रोथ का फायदा मिल जाएगा। ओके फाइन। अब मैं हेमंत सर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, यहाँ पर चिंतन भाई तो कह रहे हैं कि आपके पास अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 50% जो है आप डेडिकेट कर सकते हैं। आप क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियोज बनाते हैं लोगों के और उन्हें पर्सनल फाइनेंस में मदद करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो उसमें से कितना रुपया मुझको जो है मैफ जैसे फंड में निवेश करना चाहिए, अगर मैं ऐसे निवेशक हूँ जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करूँगी और इक्विटी में मैं एक्सपोजर ले सकती हूँ? देखिए प्रियंका, इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपकी पर्सनल सिचुएशन, आप किस तरह का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपने अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो किया, राइट, आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वहां पे कैपिटल सेफ्टी चाहिए, तो ऑब्वियसली वहां पे मल्टी एसेट नहीं चलेगा, स्पेशली अगर उसमें इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा है तो। और अगर मैंने रिटायरमेंट के लिए फंड बनाया, तो ऑब्वियसली वहां पे जितना मैं ज्यादा इक्विटी करूंगा उतना ज्यादा, क्योंकि मेरे पास समय है, मैं वॉलेटिलिटी झेल सकता हूं, और क्योंकि मैं सिस्टमैटिकली अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब जो मीडियम टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे हम कहते हैं कि हाइब्रिड हो, गोल्ड, इक्विटी या मतलब डेट सबका मिक्स हो, तो वहां पे डेफिनेटली इसके अंदर एक स्पेस है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए, अब ऐसा कभी होगा नहीं कि निवेशक सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ फंड में पैसा लगाएंगे।
मतलब आप लीजिए एक कैटेगरी रखा मल्टी एसेट फंड और दूसरे आपके पास इक्विटी फंड भी हैं और आपके पास हाइब्रिड फंड भी हैं। और मान लीजिए आपका एग्जांपल देता हूं, आपको 50 लाख का पोर्टफोलियो, आपने 5-10 लाख रुपए अगर इसमें लगा भी दिया, तो जो सही मायने में जो डाइवर्सिफिकेशन का जो फायदा होगा ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो नहीं होगा, क्योंकि आप पूलिंग नहीं करते अपने पोर्टफोलियो में। आपके जो टाइम होराइजन है उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप पूल नहीं करते हैं सब चीजों को। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो आपने अपने गोल के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से एसेट एलोकेशन किया और आप उसमें कमिटेड रहते हैं, तो फिर शायद उसका उतना गोल नहीं रहे मेरे हिसाब से। बट जैसा मैंने कहा कि काफी सारे निवेशक हैं जो शुरू करते हैं, या उनके पास समय इतना होता है कि वो शायद इक्विटी पूरा 100% इक्विटी एलोकेशन का समय नहीं है उनके पास, ना ही उनका रिस्क प्रोफाइल है। इवन मल्टी एसेट में भी डिफरेंट कैटेगरीज के फंड है। अगर कोई एक अग्रेसिवली इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, मान लीजिए 65% है, बिकॉज इक्विटी टैक्सेशन है अगेन, तो जो भी आपको रीबैलेंसिंग हो रहा है वो 35% के हो रहा है, तो देन यू हैव टू सी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज कितना है, कितना आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं ये मानता हूं कि ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है उन निवेशकों के लिए जो स्ट्रगल करते हैं एसेट एलोकेशन के लिए और जिनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं हो, उनके लिए डेफिनेटली, क्योंकि रीबैलेंसिंग और ये सब करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, या फिर आपके पास उतना समय नहीं है जितना प्योर इक्विटी को चाहिए, तो वहां पे आओ, क्योंकि इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हैं जहां पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप 35 to 65% इक्विटी है। कई कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां पे 65% या उससे ज्यादा इक्विटी है। तो अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, आप किस कैटेगरी में भी कौन सा फंड चुन रहे हो जो आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करे। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आप बच के अगर इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फुल ऑन जो इक्विटी में नहीं जाना चाहते, तो मैफ जैसा फंड लॉन्ग टर्म निवेशक है। तो चिंतन सर, बिफोर आई से बाय टू यू, एक लाइव क्वेश्चन है जो हमारे पास बहुत बार हमारे इस लाइव शो में आता है, एंड आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। लोग कहते हैं कि क्यों इधर उधर क्यों निवेश करना, पैसिव फंड में कीजिए ना, ये मल्टी एसेट फंड, ये फंड वो फंड। नंदलाल मैया ये सवाल कह रहे हैं, इतने सारे एसेट क्लास, उनको देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाजार वॉलेटाइल हो जाता है, क्या होता है, सीधा सीधा इंडेक्स फंड में पैसा डाल दीजिए। आप इससे कितना अग्री करते हैं चिंतन सर? तो बढ़िया प्रश्न है, और मैं जितने भी निवेशकों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ अलग अलग सिटीज में भारत के, जो लोगों का अंडरस्टैंडिंग है पैसिव फंड्स के बारे में वो काफी बड़ा है और बढ़ रहा है, तो वो काफी अच्छी बात है। मैं सिर्फ उतना कहना चाहूंगा कि जो आप अगर किसी एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो तो नो डाउट भारत के ग्रोथ के साथ वो इंडेक्स का अगर ग्रोथ होता है तो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाता है, पर आपको उसमें सिर्फ प्योर इक्विटी का बेनिफिट मिल रहा है, आप पैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हाँ, अगर आप जरूर 7, 8, 10 साल उसमें पैसा लगाते हो तो आपको इक्विटी के रिस्क के साथ इक्विटी का रिटर्न बनेगा। आपने कहा कि छोटा छोटा रिटर्न अगर चाहिए तो मल्टी एसेट फंड, या फिर सोच समझकर थोड़ा रिस्क कम लेकर इक्विटी, पर मल्टी एसेट फंड में भी फंड मैनेजर 75%, 80% तक इक्विटी ले सकते हैं सही समय पर, और उसको घटा भी सकते हैं सही समय पर। तो मल्टी एसेट फंड एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इंडेक्स फंड जो मैंने कहा 50% आप मल्टी एसेट और बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाइए, बाकी के 50% में अगर आपको लगता है कि फ्लेक्सी, वैल्यू, स्पेशल सिचुएशंस, इंडेक्स फंड, आप आपके हिसाब से मिड स्मॉल, आप आपके हिसाब से मिश्रण बनाइए। पर ये एक फाउंडेशन बना रहेगा कि आपका जो विकेट है वो कभी जाएगा नहीं। अगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स की बात करें, आजकल वर्ल्ड कप फीवर काफी चल रहा है, तो एक छोर पे ये डटा रहेगा, और दूसरे छोर से आप जो भी आपको अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करना है आप जरूर कर सकते हैं। तो मल्टी एसेट फंड को ऐसा मत समझिए कि आपका उसमें रिटर्न नहीं बनेगा। एट द सेम टाइम जो प्रश्न पूछा गया, क्या मैं इंडेक्स फंड में निवेश करके नहीं छोड़ सकता क्योंकि मल्टी एसेट फंड में ये भी करना है वो भी करना है। फंड मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स 20 साल से अपना काम भी कर रहे हैं, तो आप अगर कम चिंता करें और फंड मैनेजर को चिंता करने दें तो आपको फिर चिंता कम होगी। शुक्रिया।